मैं डॉक्टर बनिए, डॉक्टर बनिए। मनीषा केस को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस के हाथ लगे 3 आरोपी। जी हां, ये वही केस है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिरकार कब मिलेगा इंसाफ। और अब इस बीच पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें 3 ऐसे लोग मिले हैं जिन पर शक गहराता जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग उस दिन मौके पर मौजूद थे और इनसे पूछताछ के बाद कई नए राज खुले हैं। अब एक बड़ा सवाल यहां पे यह है कि आखिरकार कौन है ये आरोपी? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने मनीषा की ये हालत की, या फिर इसके पीछे किसी और बड़े खेल का हाथ है? इस खुलासे के बाद गांव में और गुस्सा भड़क गया। लोग साफ कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो इन तीनों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है वो सच्चाई, क्या है वो खुलासा और कौन है ये 3 आरोपी। जी हां, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 11 अगस्त की। 11 अगस्त की सुबह का समय था। गांव के छोटे से घर में एक 18 साल की लड़की मनीषा अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहती थी। वो लड़की पढ़ाई में काफी अच्छी थी और घर की इकलौती उम्मीद भी थी। परिवार उसे लेकर बड़े सपने देख रहा था, क्योंकि सबको भरोसा था कि एक दिन मनीषा अपनी मेहनत और लगन से कुछ बनकर दिखाएगी, कुछ बड़ा करेगी। ना सिर्फ पढ़ाई में तेज थी मनीषा, बल्कि बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। अक्सर गांव के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। उस दिन 11 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 11 बजे उसने अपने पिताजी से कहा कि आज उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, क्योंकि उसका सपना था नर्सिंग में दाखिला लेना और आगे चलकर एक अच्छी नर्स बनना। वो अपने गांव और घर का नाम रोशन करना चाहती थी। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने माता पिता से कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कॉलेज का फॉर्म भरकर जल्द ही लौट आऊंगी। अब ये सुनने के बाद उसके माता पिता ने भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया कि चलो अच्छी बात है बेटी, भगवान तुमको सफल बनाए। अपना छोटा सा बैग उठाकर, जिसमें कॉलेज के कागजात और जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ घर से बाहर निकली। परिवार के लोग दरवाजे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहे थे। किसी के भी मन में तभी एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि वो अपनी बेटी को आज आखिरी बार देख रहे हैं और ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। दिन बीतता गया, दोपहर आई और फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा, लेकिन वो बेटी घर नहीं लौटी। मां को बेचैनी होने लगी। मां हर थोड़ी देर में दरवाजे पर जाती, रास्तों को देखती इधर उधर, कभी खिड़की से बाहर झांकती और बार बार यही सोचती कि शायद अब मनीषा लौट आए। लेकिन नहीं, हर बार खाली रास्ता देखकर उसकी आंखें भर जाती। पिता जब काम से घर लौटे तो सबसे पहले यही सवाल किया कि बिटिया घर आई कि नहीं आई, आएगी तो कब आएगी। लेकिन जैसे ही घर वालों ने कहा कि वो तो अब तक घर लौटी ही नहीं, पिता का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया, जैसे शरीर से खून खींच लिया गया हो। वो घबराहट में इधर उधर टहलने लगे। पिता ने तुरंत अपने मोबाइल से कई बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ मिला। अब उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। मां रोने लगी और भाई बहन घबरा कर एक कोने में चुपचाप बैठ गए। परिवार में पिता का धैर्य टूटने लगा और उन्हें यह लगने लगा कि शायद कोई बड़ी अनहोनी हो गई है। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को बताया कि उनकी बेटी सुबह कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। यह सुनकर पुलिस ने सबसे पहला सवाल किया कि बेटी की उम्र कितनी है। पिता ने कांपती हुई आवाज में कहा कि मेरी बेटी 18 साल की है। यह सुनते ही पुलिस ने लापरवाही से कहा कि अरे, आपकी लड़की तो जवान हो गई है, किसी के साथ भाग गई होगी, 2-3 दिन में लौट आएगी, आप परेशान मत होइए, नहीं तो उसकी खबर आ जाएगी। पिता को यह जवाब सुनकर गहरा सदमा लगा। एक पिता जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए तड़प रहा था और पुलिस से मदद की उम्मीद कर रहा था, उसको यह जवाब मिला कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। यह सुनते ही पिता का कलेजा छलनी हो गया। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बार बार पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि आप तुरंत मेरी बेटी को खोजने के लिए मदद कीजिए। वो बताते रहे कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छी है, उसका सपना नर्सिंग की पढ़ाई करने का है, वो किसी के साथ भाग नहीं सकती। लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया और मामले को हल्के में टालती रही। थाने में बैठे हर अफसर से पिता बार बार यही गुहार लगाते रहे कि आप लोग मेरी बेटी को ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए।
वो जरूर किसी मुसीबत में है। लेकिन पुलिस ने कोई खास तत्परता नहीं दिखाई। ना तो तुरंत खोजबीन की गई और ना ही कोई टीम मौके पर भेजी गई। मजबूर होकर पिता खुद ग्रामीणों के साथ बेटी की तलाश में निकल पड़े। दिन हो या रात, उन्होंने बिना थके अपनी बच्ची को खोजा। गांव की गलियां, आसपास की सड़कें, खेत, यहां तक कि नालों और सुनसान रास्तों में भी जाकर बेटी का नाम पुकारते रहे, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटे। उनके साथ पूरा परिवार और गांव के लोग भी रोते बिलखते उनकी बेटी को ढूंढते रहे। मां की हालत ऐसी हो गई कि वो होश खो बैठी थी। छोटी भाई बहन दरवाजे पर बैठकर बार बार यही पूछते, पापा हमारी दीदी कब आएगी? लेकिन पिता के पास में कोई जवाब नहीं था। 2 दिन तक परिवार खुद अपनी आंखों से रोते हुए बेटी को खोजता रहा, लेकिन न बेटी का फोन मिला, न ही कोई सुराग। फिर 13 अगस्त की सुबह गांव से थोड़ी दूरी पर स्थित सिंघानी इलाके में एक किसान ने जब अपने खेत में काम करने के लिए प्रवेश किया तो अचानक से उसकी नजर एक जूती पर पड़ी। किसान को यह बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद किसी गुजरने वाले की गिर गई होगी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो जूती किसी लड़की की लग रही थी। किसान का मन बेचैन हो उठा। उसने थोड़ा आगे कदम बढ़ाया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वहां एक युवती की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी हालत इतनी भयावह थी कि देखकर वो दहशत में आ गया। वो जोर से चिल्लाया और कांपते हाथों से सिर पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर खेत में काम करने वाले दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए और यह दृश्य देखते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत गांव के लोग इकट्ठा हो गए और माहौल मातम में बदल गया। किसान ने बिना देर किए गांव के सरपंच को सूचना दी और फिर पुलिस को खबर दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को देखकर वो भी हैरान रह गई, क्योंकि उसके शरीर पर गहरे घाव और चोटों के निशान थे। कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे और चेहरे पर भी काफी अजीबोगरीब निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर बेरहमी से हमला किया गया हो। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर इंसान कांप उठा। लोगों की आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहा था। अब पुलिस को अंदेशा हो गया था कि यह लड़की वही लड़की हो सकती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 2 दिन पहले दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए लड़की के पिता को बुलाया और पहचान करने के लिए कहा, और पिता जैसे ही खेत पहुंचे, बेटी की बॉडी को देखकर वो गिर पड़े। वो जोर जोर से रोने लगे और बार बार यही कहते रहे, मेरी बच्ची ने तो कहा था कि वो जल्द ही घर लौट आएगी। पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। लोग रोने लगे, हर आंखों में आंसू बहने लगे। पिता की हालत देखकर सभी ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। हर कोई यह सवाल पूछने लगा कि आखिरकार मनीषा की बॉडी इतनी बुरी हालत में क्यों मिली। अगर पुलिस पहले ही दिन एक्टिव हो जाती तो शायद मनीषा को बचाया जा सकता था। हालांकि इसके बाद बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो परिवार को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट में बस इतना लिखा था, धारदार हथियार से वार किया गया है, जबकि असली सच कहीं ज्यादा बड़ा और भयावह था। यह सुनकर परिवार सदमे में था। उन्हें लग रहा था कि सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है। पिता ने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ है वो सिर्फ एक लाइन में कैसे लिखा जा सकता है। इस दर्द को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की और इस बार आवाज इतनी बुलंद थी कि प्रशासन को झुकना पड़ा। और फिर रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों की टीम ने विस्तृत जांच की। अब वहां जो सामने आया उसने सबको हिला दिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि उसके ऊपर गहरे हथियार से वार किए गए। शरीर पर जगह जगह गंभीर निशान थे और यह भी शक जताया गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की गई होगी। हालांकि इसका मेडिकल परीक्षण के बाद ही पूरा सच सामने आना था, लेकिन यह खबर परिवार पर किसी वज्रपात से कम नहीं थी। मां बार बार होश खो रही थी और पिता टूट चुके थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि आखिरकार मेरी बेटी ने क्या गलती की थी जो उसे इतनी निर्ममता से उसकी जिंदगी छीन ली गई। जैसे ही यह खबर गांव तक पहुंची, गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। धीरे धीरे आक्रोश इतना बढ़ा कि गांव से लेकर आसपास के इलाके तक हर कोई इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। ग्रामीणों का साफ आरोप था कि अगर पुलिस ने पहले ही दिन से इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। भीड़ लगातार बढ़ती गई और देखते ही देखते ये गुस्सा पूरे जिले में फैल गया। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, बाजार बंद हो गए और गांव से लेकर कस्बों तक सिर्फ और सिर्फ
इंसाफ की मांग गूंज रही थी। यहां तक कि दिल्ली पिलानी हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जहां हजारों लोग मनीषा के लिए न्याय मांग रहे थे। इस बीच पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हड़बड़ा गया और दबाव इतना बढ़ गया कि मामला सीधे सरकार तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिले के एसपी को हटा दिया और लापरवाही करने वाले कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद परिवार की एक ही मांग थी कि मेरी बेटी के असली कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा मिले। अब धीरे धीरे यह मामला मीडिया तक पहुंचा। देश के बड़े बड़े चैनलों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। हर जगह न्यूज रूम में सिर्फ इसी केस पर बहस होने लगी। टीवी स्क्रीन पर लगातार यह हेडलाइन चल रही थी कि हरियाणा की बेटी की बेरहमी से छीन ली जिंदगी। न्यूज एंकर बार बार यही सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार कब तक बेटियां यूं ही दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। पूरा राज्य उबल पड़ा। जगह जगह रिपोर्टर पहुंच गए। हर गांव, हर चौराहे, हर सड़क पर कैमरे के सामने लोग खुलकर अपनी बातें रखने लगे। गांव की औरतें चीख चीख कर बता रही थीं कि उन्होंने कैसे मनीषा के साथ अन्याय होते हुए देखा। वहीं युवाओं ने साफ कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन पहले दिन से सजग रहते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ा कि राज्य की सीमाओं को पार करके राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला गूंजने लगा। बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर यही खबर छप रही थी और सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। हर जगह #जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। लोग गुस्से में सड़क पर उतरने लगे और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। अब मुख्यमंत्री खुद दबाव में आ गए। उन्होंने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया। बैठक में माहौल बेहद गंभीर था और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बैठक के बाद आदेश जारी हुआ कि जिले के एसपी मनबीर सिंह को तत्काल पद से हटाया जाए। साथ ही लोहारू थाने के एसएचओ अशोक, एएसआई शकुंतला और ईवीआर टीम के एएसआई अनूप समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यह खबर जैसे ही बाहर आई तो गांव और आसपास के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंची है। लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि यह सब तो कार्रवाई दिखाने के लिए है। जब तक असली आरोपी जेल में नहीं डाले जाते तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। इसी बीच परिवार ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह खबर पूरे गांव और जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई यह सुनकर स्तब्ध था कि परिवार अपनी बेटी की बॉडी ही लेने से इनकार कर रहा है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी और माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। बॉडी कई दिनों तक पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी रही, जिससे कि पूरे इलाके में गंध और पीड़ा फैलने लगी। लेकिन इसके बावजूद परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। परिवार का साफ कहना था कि हमारी बेटी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके असली कातिल सलाखों के पीछे होंगे। पिता और परिजन बार बार यही कहते रहे कि अगर हम अभी हार मान गए तो आगे भी किसी और की बेटी के साथ यही अन्याय होगा। इस जिद और दर्द से भरी आवाज ने हजारों लोगों को झकझोर कर रख दिया। धीरे धीरे आंदोलन और बड़ा होने लगा। लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाने लगे। आंदोलन की गूंज अब सिर्फ गांव और जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य यानी कि हरियाणा में फैल गई। अब विपक्षी पार्टियां भी इस मामले में कूद पड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की कि इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुड्डा ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब राज्य में बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो फिर सरकार का बेटा बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा भी मौके पर पहुंची और परिवार से मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता भी गांव पहुंचे और परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन परिवार के आंसुओं और भीड़ के गुस्से के सामने यह भरोसा कहीं असरदार नहीं लग रहा था। लोग लगातार चीखते हुए यही कह रहे थे कि अब हमें मीठे शब्दों में दिलासा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय। गांव की गलियों से लेकर धरना स्थल तक माहौल पूरी तरह से उबल रहा था। लोग नेताओं की बात सुनने तक को तैयार नहीं थे। कोई कह रहा था कि अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और की बेटी भी सुरक्षित नहीं है। कोई चिल्ला रहा था कि हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। धरने पर बैठी भीड़ दिन रात वहीं डटी रही।
महिलाएं रोते बिलखते मनीषा की तस्वीर हाथों में उठाकर चल रही थी, तो वहीं बुजुर्ग भी आंखों में आंसू लिए मोमबत्तियां जला रहे थे। हजारों लोग मोमबत्तियां जलाकर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। माहौल इतना भावुक हो गया था कि हर कोई बेटी को अपनी बेटी समझकर आंसू बहा रहा था। नौजवान हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर साफ लिखा था, बेटी के कातिलों को मौत दो, लापरवाह पुलिस वालों को बर्खास्त करो, इंसाफ नहीं तो सड़क पर जाम रहेगा। बस ये नारे पूरे इलाके में गूंज रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी मोमबत्ती लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और यही दृश्य हर इंसान का दिल पसीज रहा था। अब सरकार की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि यह मामला सिर्फ भिवानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी विरोध शुरू हो गया। यहां तक कि दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंच गई। सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। लोग देश भर में पोस्ट डालकर बेटी के लिए न्याय मांगने लगे और लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। प्रशासन ने कई बार परिवार को समझाने की कोशिश की कि आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, जांच तेजी से चल रही है, लेकिन परिवार ने साफ कहा कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते हम चिता को आग नहीं देंगे। परिवार का दर्द इतना गहरा था कि किसी के भी समझाने बुझाने से वो कम नहीं हो रहा था। पिता बार बार अधिकारियों से यही कहते रहे कि अगर आज मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो कल किसी और बेटी के साथ भी यही हो सकता है। वो रोते रोते गिड़गिड़ा रहे थे, गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे कि जिसने भी मेरी बेटी की जान ली है, जिसने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह समाज की हर बेटी के लिए खतरा होगा। इस दौरान पुलिस की ओर से कई तरह के आश्वासन आए, लेकिन परिवार का भरोसा पुलिस पर पूरी तरह से उठ चुका था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब कॉलेज प्रशासन ने फुटेज देने से साफ इनकार कर दिया तो शक और गहरा हो गया। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने अगर पहले ही दिन सख्ती दिखाई होती, दबाव बनाया होता, तो आज फुटेज से कुछ न कुछ सबूत जरूर मिल जाते। लेकिन अब यह मामला और गहरा रहस्य बन गया था। पुलिस के पास अभी तक इतना सबूत ही था कि मनीषा घर से कॉलेज जाते हुए कैमरे में दिखाई दी, लेकिन उसके बाद कहां गई, किसके साथ गई, ये किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ। आसपास के कई कैमरे खंगाले गए, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अब हालात ये हो गए थे कि पूरा माहौल तनावपूर्ण बन चुका था। लोग पुलिस की निष्क्रियता को लेकर आक्रोशित थे और परिवार खुद अपनी बच्ची के कातिल की तलाश में जुटा हुआ था। ग्रामीण अपने स्तर पर अलग अलग जगह सुराग ढूंढ रहे थे। महिलाएं समूह बनाकर गांव के कोनों कोनों में चर्चा कर रही थीं और युवक अपने तरीके से पूछताछ कर रहे थे। परिवार हर जगह जाकर लोगों से सवाल करता रहा, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। धीरे धीरे यह मामला इतना उलझता चला गया कि लोग मानने लगे कि पुलिस कहीं ना कहीं सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन कातिलों का कोई पता नहीं था। यही वजह थी कि लोग मानने लगे कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और सरकार सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान एक बड़ा मोड़ तब आया जब गांव की कुछ लड़कियों ने बताया कि मनीषा ने कई बार कहा था कि कुछ लोग उसे रास्ते में घूरते हैं, उसका पीछा करते हैं और कई बार अश्लील बातें भी करते हैं। इन लड़कियों ने खुलकर कहा कि मनीषा अक्सर डर के साए में रहती थी, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करे। ये बयान सामने आते ही परिवार का शक और गहरा हो गया। मां की आंखों में आंसू थे और पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो बार बार पुलिस से कहते कि अगर मेरी बेटी ने पहले ही ये बातें साझा की थीं, तो आप लोग क्यों चुप हैं और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन पुलिस अभी भी आधिकारिक तौर पर किसी का नाम लेने को तैयार नहीं थी। पुलिस का कहना था कि जांच जारी है और अभी किसी पर सीधे आरोप लगाना मुश्किल है, लेकिन गांव वाले इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक आप लोग खुलकर आरोपी का नाम नहीं लेंगे, तब तक ये सच बाहर नहीं आएगा और इंसाफ की उम्मीद अधूरी रह जाएगी। गांव के हर घर से लोग धरना स्थल पर पहुंचने लगे। दिन रात वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि पूरे गांव की इज्जत और बेटियों की सुरक्षा का सवाल बन चुका था। धरने में सिर्फ ग्रामीण नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आने लगे। अलग अलग संगठनों के लोग जुड़ने लगे। महिलाओं के संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता और छात्र यूनियन तक यहां पहुंच गए। सभी लोग एक ही नारे के साथ गूंज रहे थे, मनीषा को न्याय दो। मंच पर बार बार भाषण हो रहे थे, जिसमें सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए जा रहे थे। वक्ता खुलकर कह रहे थे कि यह सिर्फ एक बच्ची की जान की बात नहीं है, बल्कि पूरे समाज की शर्म है। धीरे धीरे यह आंदोलन गांव की सीमाओं से निकलकर पूरे इलाके में फैल गया।
लोग सोशल मीडिया पर भी इसे उठाने लगे और यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनने लगा। हर बीतते दिन के साथ ये आंदोलन और मजबूत होता गया। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और युवाओं की आवाज में गुस्सा। सबकी एक ही मांग थी, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आंदोलन का यह रूप अब सिर्फ धरना या प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप लेने लगा। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ जब एक स्थानीय पत्रकार ने दावा किया कि कॉलेज प्रशासन और पुलिस के बीच किसी तरह की मिली भगत है। पत्रकार ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कॉलेज में सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे और सीसीटीवी फुटेज का गायब होना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। ये आरोप सुनते ही लोगों का गुस्सा और भड़क गया। भीड़ ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रशासन पर दबाव इतना आ गया कि उन्हें गांव के प्रतिनिधियों के साथ फिर से बैठक करनी पड़ी। बैठक में अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस केस की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इसे सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। लेकिन परिवार ने साफ कहा कि जब तक कातिल जेल में नहीं होंगे तब तक किसी भी वादे पर भरोसा नहीं किया जाएगा। रात होते ही धरना स्थल पर लोग भजन गाने लगे, शोक सभा करने लगे और मनीषा की फोटो के सामने दिए जलाने लगे। पूरा माहौल एक तरफ गुस्से से भरा था तो दूसरी तरफ दर्द और संवेदनाओं से भी लबालब था। बच्चे मासूम आंखों से तस्वीर को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हों कि आखिर उसने क्या गलती की थी जो उसे इतनी गलत तरीके से मारा गया। गांव में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। लोग कहते थे कि कहीं ना कहीं इस केस में बड़े लोगों का हाथ है और शायद यही वजह है कि पुलिस खुलकर कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन परिवार का कहना था कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें महीनों तक सड़क पर बैठना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।